नमस्कार दोस्तों, मैं गंगाराम मायल आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल हंट माइल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय। हमारे देश के संविधान के भाग 5 में तथा अनुच्छेद 124 से 147 तक में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित वर्णन किया गया है। यानी भाग 5 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है और आर्टिकल 124 से 147 यह भी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अब हम ये देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट से पहले भी भारत में किसी प्रकार का कोई न्यायालय था या नहीं। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट से पहले भी न्यायालय थे, तो कहाँ थे, इनकी स्थापना कब हुई। चलो आगे हम पढ़ते हैं। सर्वप्रथम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई और इस प्रथम न्यायालय के जो प्रथम न्यायाधीश बने थे उनका नाम था लॉर्ड इमवे। इसके बाद 1935 के अधिनियम द्वारा 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस संघीय न्यायालय को फेडरल कोर्ट भी कहा गया है। तो इस संघीय न्यायालय के जो प्रथम न्यायाधीश बने थे उनका नाम था मॉरिस गवेयर। ये संघीय न्यायालय अपने आप में सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। अब सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं था, क्या होता है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित, उनका फैसला अंतिम होता है, उसके फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन संघीय न्यायालय जो था इसके फैसले को भी चैलेंज किया जा सकता था। तो इनकी सुनवाई जो थी वो लंदन में प्रिवी काउंसिल में होती थी, इसलिए इसको सुप्रीम या सर्वोच्च न्यायालय नहीं कहा गया है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, उससे संबंधित हमारे भारतीय संविधान में उनका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 124 में यानी 124 में ये स्पष्ट कहा गया है कि हमारे देश में यानी भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इसके बाद में 28 जनवरी 1950 को हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश बने उनका नाम था हरिलाल जेकालिया। अब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई है, लेकिन स्थापना के बाद इसमें कितने न्यायाधीश होंगे, तो संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। आज भी यही चीज़ लिखी हुई है, लेकिन साथ में यह भी लिखा हुआ है कि समय तथा परिस्थिति के अनुसार संसद न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। तो पार्लियामेंट के पास में ये पावर है कि वह न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है। और बाद में यह भी हुआ कि 1985 तक 1+7 ही सदस्य संख्या रही, यानी एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश रहे। टोटल संख्या रही थी 8। इसके बाद 1986 से इनकी संख्या बढ़ा दी गई और मुख्य न्यायाधीश के अलावा 25 अन्य न्यायाधीशों की संख्या रखी गई। तो 1986 से 2009 तक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 26 थी, मुख्य न्यायाधीश सहित। इसके बाद 2009 से अगस्त 2019 तक इनकी संख्या बढ़ा दी गई, यानी 2009 के बाद में फिर से इनकी संख्या में वृद्धि कर दी गई और 25 के स्थान पर इनकी संख्या 30 कर दी गई मुख्य न्यायाधीश के अलावा। और अगर मुख्य न्यायाधीश को सम्मिलित करें तो अगस्त 2019 तक इनकी संख्या थी 31। और अगर वर्तमान की बात करें तो 18 सितंबर 2019 को इनकी संख्या को और बढ़ा दिया गया है, यानी अब एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 अन्य न्यायाधीश भी होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि वर्तमान में हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में सभी न्यायाधीशों की संख्या जो है वो 34 है। और अगर इस प्रकार से पूछें हमें किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन कि भाई मुख्य न्यायाधीश के अलावा सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीशों की संख्या रखी गई है, वो है 33 और मुख्य न्यायाधीश के सहित है 34।
अब नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है न्यायाधीशों की, तो नियुक्ति से संबंधित एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ अगले वीडियो में। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि नियुक्ति से संबंधित पहले सिर्फ मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता था। इसके बाद में कॉलेजियम सिस्टम आया, फिर कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करके फिर एनजेक सिस्टम लेके आए, उसको भी समाप्त कर दिया गया 99 संविधान संशोधन के द्वारा। और अब कॉलेजियम के साथ साथ में MOP यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, इसके द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ये क्या है? सबसे ऊपर जैसे देखिए CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके बाद में विधि मंत्रालय और फिर प्राइम मिनिस्टर और लास्ट में है राष्ट्रपति। तो सबसे पहले नियुक्ति जैसे हम देखें राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, सबसे एंड में राष्ट्रपति है। लेकिन अब विधि मंत्रालय CJI से पूछेगा, जैसे ही CJI का कार्यकाल समाप्त होने वाला होता है तो विधि मंत्रालय CJI से पूछता है कि बताइए आने वाला मुख्य न्यायाधीश कौन होगा। तो CJI उनको सलाह देता है यानी नाम सुझाता है और उस नाम पर विधि मंत्रालय विचार करता है। फिर वह नाम प्रधानमंत्री को सौंपता है और प्रधानमंत्री फिर राष्ट्रपति को वह नाम सुझाता है और फिर राष्ट्रपति उस नाम से संबंधित उस व्यक्ति को नियुक्त कर देता है। तो वर्तमान में नियुक्ति का आधार MOP है यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। अब योग्यता, कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने जा रहा है किस प्रकार की योग्यता होनी चाहिए, तो सबसे पहली योग्यता रखी गई है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता यह है कि कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वह जज रहा हो यानी न्यायाधीश रहा हो। अब कम से कम 5 वर्ष, जरूरी नहीं है कि वह एक ही हाई कोर्ट में रह करके और अपना पूरा 5 वर्ष का कोटा तय करे, ऐसा नहीं है। वह 5 राज्यों में या 5 से अधिक राज्यों में भी 5 वर्ष का अपना पूरा अनुभव प्राप्त कर सकता है। अगर ऐसा व्यक्ति है जिसके पास में 5 वर्ष का अनुभव है हाई कोर्ट में न्यायाधीश का, तो वह न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है। अगर यह कोई शर्त पूरी नहीं कर पाता है तो एक और शर्त दी गई है कि 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता का तात्पर्य होता है वकील, यानी अगर वह जज नहीं बना है, वह न्यायाधीश के तौर पे उसने कार्य नहीं किया है, तो ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, ऐसा वकील भी हो सकता है जिसने लगभग 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकील के रूप में कार्य किया है, तो वह व्यक्ति भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है। या इसके अलावा एक और योग्यता रखी गई है कि राष्ट्रपति की नज़र में वह व्यक्ति विधि का ज्ञाता हो। तो ये जो तीसरी जो योग्यता जो बताई है मैंने आपको, राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि का ज्ञाता हो, आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए कि अभी तक भारत में जितने भी यानी सुप्रीम कोर्ट में जितने भी न्यायाधीश बने हैं, राष्ट्रपति की दृष्टि में विधि का ज्ञाता अभी तक एक भी नहीं आया है। यानी सुप्रीम कोर्ट में इस योग्यता से संबंधित एक भी व्यक्ति को जज या न्यायाधीश नहीं बनाया गया है। कुछ ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने आप को साबित किया है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, सबसे पहले नाम लेते हैं मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये प्रथम मुस्लिम महिला थी जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी। बात है 1989 की, यानी 1950 से लेकर के और 1989 तक कोई भी महिला न्यायाधीश के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई। प्रथम महिला ही थी मीरा साहिब फातिमा बीबी जो जाकर के और महिला के तौर पे न्यायाधीश के रूप में अपना पद संभाला। इसके बाद में है इंदु मल्होत्रा। यह प्रथम वकील थी जो न्यायाधीश बनी। देखिए मैंने आपको अभी योग्यता से संबंधित बताया था कि जिसका 10 वर्ष के रूप में वकील के रूप में यानी अधिवक्ता के रूप में अनुभव है, तो उनको भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया जा सकता है। तो इंदु मल्होत्रा वह प्रथम भारतीय महिला थी जो वकील के तौर पर न्यायाधीश बनी। इसके बाद है आर भानुमति, यानी यह प्रथम दलित महिला थी जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी।
इसके बाद में जानते हैं कार्यकाल। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल एक निश्चित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 4 वर्ष का 5 वर्ष का, ये फिक्स नहीं है। कार्यकाल एज से संबंधित होता है। तो जब भी किसी भी एक न्यायाधीश की एज 65 वर्ष हो जाती है, उसको अपने पद से सेवानिवृत्ति ले लेनी होती है, यानी वह रिटायरमेंट हो जाता है। तो आयु रखी गई है 65 वर्ष की। अगर कोई 64 साल का एक व्यक्ति किसी भी एक पोस्ट पर नियुक्त होता है, यानी वह न्यायाधीश बनता है, तो वह 1 वर्ष तक ही उसे अपने पद पर काम कर सकेगा। उसके बाद में उसको सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इसके अलावा वह समय से पूर्व राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर के और अपने पद से मुक्त हो सकता है। बात करें सैलरी की, तनख्वाह की, तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये मासिक मिलते हैं। और अन्य न्यायाधीशों की अगर हम बात करें जो वर्तमान में 33 हैं, तो 2,50,000 रुपये उनको मासिक वेतन मिलता है। तो मुख्य न्यायाधीश की 2,80,000 रुपये और अन्य न्यायाधीशों की 2,50,000 रुपये पेमेंट है प्रति माह। और आपको यह भी बता देता हूँ कि यह जो तनख्वाह जो है, जो सैलरी है, ये भारित व्यय है। भारित व्यय का मतलब होता है कि पार्लियामेंट इससे संबंधित बहस कर सकती है, विचार विमर्श कर सकती है, लेकिन इनके ऊपर मतदान नहीं कर सकती, इसलिए इनको भारित व्यय कहा गया है। अब न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, लेकिन महाभियोग के द्वारा हटाया नहीं जाता। संविधान में ये नहीं लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को महाभियोग के माध्यम से हटाया जाएगा। ऐसा नहीं है। ऐसा जरूर लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, वैसी ही प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। तो हटाने की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया जैसी है। अब क्यों हटाया जाता है? तो देखिए, 2 कारण बताए गए हैं। पहला कारण है साबित कदाचार, यानी मिस बिहेवियर, और 2 नंबर है असमर्थता के आधार पर। ये 2 ही कारण हैं। इन कारणों की वजह से किसी एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को समय से पूर्व हटाया जा सकता है। अब हटाने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, किस प्रकार से कैसे कार्रवाई शुरू होती है। तो हटाने की प्रक्रिया सिर्फ संसद ला सकती है, संसद कार्रवाई कर सकती है। और संसद के हमें पता है 2 सदन हैं, एक उच्च सदन है और एक निम्न सदन है। अगर हम सबसे पहले निम्न सदन की बात करें, निम्न सदन का मतलब हो गया लोकसभा। तो अगर लोकसभा पहल करती है किसी भी एक न्यायाधीश को हटाने के लिए, तो कम से कम 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। यानी लोकसभा पहल करती है तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर करके और लोकसभा अध्यक्ष को वो सौंपते हैं। और अगर राज्यसभा पहल करती है तो कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए उनको, और समर्थन से संबंधित हस्ताक्षर करवा कर और अपने सभापति के सामने वो पेश करते हैं कि हम इस न्यायाधीश से संबंधित हम ये विधेयक लाने जा रहे हैं, इनको हटाने का जो प्रोग्राम है वो हम तय कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है? अगर मान लो लोकसभा लेके आ रही है विधेयक किसी भी एक न्यायाधीश को हटाने से संबंधित, तो वो अपने अध्यक्ष को वो प्रारूप सौंपते हैं। और अध्यक्ष क्या करता है कि वास्तव में ये प्रक्रिया सही है क्या इस न्यायाधीश के खिलाफ इस प्रकार की जो शिकायत की गई है, क्या ये सही है? तो इसकी जांच करने के लिए वह एक समिति का गठन करता है। ध्यान रखना आपको, अगर लोकसभा पहले अगुवाई करती है तो लोकसभा अध्यक्ष एक समिति का गठन करता है, और अगर राज्यसभा प्रस्ताव लेकर के आती है तो सभापति एक समिति का गठन करते हैं। और समिति में 3 सदस्य होते हैं। समिति का काम क्या होता है कि जिस न्यायाधीश के ऊपर जो अभियोग लगाया जाता है, जो शिकायत की जाती है, उस शिकायत से संबंधित जांच करने के लिए एक समिति की सिफारिश की जाती है, यानी समिति की रचना की जाती है। तो इस समिति में 3 सदस्य होते हैं। तो सबसे पहला सदस्य कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, कोई भी एक न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का होता है। दूसरा सदस्य उच्च न्यायालय का कोई एक मुख्य न्यायाधीश। हमारे देश में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं,
तो उन उच्च न्यायालयों 25 में से कोई भी एक मुख्य न्यायाधीश इस समिति का सदस्य होगा और एक कोई विधि वेता होगा। इन तीनों लोगों से संबंधित एक समिति होगी और यह समिति जांच करेगी। अब समिति ने जांच की और जांच में ये पाया कि वास्तव में इस व्यक्ति के खिलाफ जो हमने शिकायत पाई गई थी वह बिल्कुल दोषी पाया गया है। तो अब क्या होगा? तो देखिए, जांच सही पाए जाने पर सदन में चर्चा करने के लिए निश्चित दिन तय किया जाता है। यानी जैसे अगर हम लोकसभा से संबंधित माने, समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और समिति का फैसला ये था कि वास्तव में यह दोषी है, तो अब लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, कोई भी एक दिन निश्चित कर लेता है चर्चा करने से संबंधित, उस पर कार्रवाई करने से संबंधित। लेकिन वह 14 दिन पहले उस व्यक्ति को सूचित कर देगा जिसके ऊपर इस प्रकार की प्रक्रिया से संबंधित चर्चा होने जा रही है, यानी उसको पद से हटाने से संबंधित विधेयक लाया जा रहा है। तो उसको 14 दिन पहले सूचना देनी बहुत ज़रूरी होती है। अब सूचना देनी बहुत ज़रूरी क्यों होती है कि जिस दिन उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो उस दिन वह अपना पक्ष रखने के लिए या तो स्वयं आता है या फिर किसी अन्य को भी वह उस प्रक्रिया में अपना पक्ष रखने के लिए भेज सकता है। अब सदन में कार्रवाई कैसे होती है? देखिए, अगर लोकसभा में कार्रवाई होती है तो कुल सदस्य यानी लोकसभा के कुल सदस्य 545, कुल सदस्यों का बहुमत यानी 273 सदस्य वहाँ जरूरी होने चाहिए। इसके बाद उपस्थित तथा मतदान, कितने सदस्य उपस्थित थे, मतदान कितनों ने किया, उनका 2/3 बहुमत चाहिए। ये प्रत्येक दोनों सदनों में होना चाहिए। ऐसा नहीं है लोकसभा में हो गया राज्यसभा में नहीं हुआ। अगर दोनों सदनों में कुल सदस्यों का बहुमत हुआ, उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से अगर पारित हो गया तो उस न्यायाधीश को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।